नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार दोस्तों, सत्ता का नशा जब सिर चढ़ने लग जाए तो फिर उस पार्टी का बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। हरियाणा में बीजेपी तीसरी बार सत्ता में है। मनोहर लाल जी 10 साल तक राज करके केंद्र में मंत्री के रूप में मजे ले रहे हैं, लेकिन हरियाणा में ऐसा लगता है कि नायब सैनी जी और पंडित मोहनलाल बड़ौली जी की जो जोड़ी डेवलप हुई है, इस जोड़ी की हरियाणा के बीजेपी नेताओं पे पकड़ नहीं है। और इस पकड़ नहीं होने का जो खामियाजा है वो ये भुगता जा रहा है कि हरियाणा में बीजेपी के जो लोग हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, ये एक दूसरे पे उस तरह की भी टिक्का टिप्पणियां कर रहे हैं जो न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन को खराब कर रही है, उस पर लांछन लगा रही है, उसको उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल कर रही है, बल्कि पूरी बीजेपी पे लोग हंस रहे हैं। नहीं तो जिस पार्टी को दुनिया की सबसे अनुशासित पार्टी माना जाता है, उसमें कोई मंत्री अपने विधायक को कैसे गोबर पीना बता सकता है। और कैसे अब वो विधायक जो हैं, उन्होंने अभी रोहतक में ही कुछ पत्रकारों से बात की और कहा कि वो तो नवीन जय हिंद का यूरिन भी नहीं है। मैं उसको उस शब्दों में कहना नहीं चाहता जो उन्होंने कहा है, लेकिन मैं वीडियो में सुना दूंगा आपको। तो बीजेपी जो पूरी है, जो ये कवायद है, ये ऐसा देखा जा रहा है कि बीजेपी बेलगाम हो चली है। उनको तीसरी बार जो सत्ता का स्वाद वो जो चख रहे हैं वो उनको हजम अब नहीं हो रहा है, और इस वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं। युवाओं की, बेरोजगारों की दिक्कतें अलग हैं। वो मुख्यमंत्री को खून से पत्र लिख रहे हैं। कोई भर्ती अभी तक निकली नहीं है, कोई प्रोसेस अभी तक जारी नहीं है, और बहुत सारी भर्तियां लटकी हुई हैं। लेकिन विधायक हैं, मंत्री हैं, ये अपने इश्यूज सुलटाने में जुटे हैं। और जैसे कि जो विधायक हैं सफीदों से रामकुमार गौतम, वो कहते हैं सीज फायर हुआ है। नवीन जय हिंद का पेशाब भी नहीं अरविंद शर्मा है ही कुछ नहीं। अरविंद शर्मा का जब सारा, अरे छोरे अभी ना कुआओ मेरे से, अभी मैं शांत बैठा हूँ, खून की घूंट पिए बैठा हूँ। बस ये सीज फायर कह लो, इसको युद्ध विराम कह लो। अभी मेरे मन में बहुत बातें हैं, लेकिन मैं चुप बैठा हूँ। जीऊंगा जब तक कभी भूल लूंगा नहीं, जीऊंगा जब तक कभी नहीं भूलूंगा। मैंने कहा युद्ध विराम है, समाप्त नहीं हुआ, और अभी मैं कोई छेड़ना चाहता नहीं। 2 अरब में समझ ले, समझना चाहता है तो। एक भाई यहाँ तो कह गया ये जमीन का श्रेय भाई नवीन जय हिंद को जाता है, 2 कह गए बल्कि, और दोबारा फिर मुकर गए। कहता है ये जमीन ही अरविंद शर्मा ने दिलाई है। अरविंद शर्मा का तो दूर का भी ताल्लुक नहीं इस जमीन से। ब्राह्मण का या किसी समाज का गिना नहीं सकते एक भी काम अपनी जिंदगी का। ज्यादा मैं अभी कहना नहीं चाहता, क्योंकि अभी युद्ध विराम है, युद्ध थमा नहीं है, खत्म नहीं हुआ है। पर अभी मैं छेड़ना नहीं चाहता। अगर नवीन जय हिंद ये लड़ाई शुरू नहीं करता तो जमीन का तो कोई देने का किसी का सवाल पैदा नहीं होता। तो त्यागी जी, इनका ये जो सीज फायर है ये कब खत्म होगा? नहीं, तो रामकुमार गौतम ने बिल्कुल साफ कर दिया कि मेरे मरते दम तक, जब तक मैं जीऊँगा जारी रहेगा। अभी उन्होंने कहा फिलहाल ये युद्ध विराम हुआ है हल्का सा, लेकिन इसके बाद अब नए तेवर अपनाएंगे, नए आयाम, ये जो इनकी चल रही है बहसबाजी, ये और ज़्यादा बढ़ेगी। असल में क्या है कि गोबर से यात्रा शुरू हुई थी और पेशाब आ गई। आपने शब्द का उल्लेख नहीं किया, कोई अनपार्लियामेंट्री शब्द नहीं है ना, और मैं तो डॉक्टर होने के नाते बड़े आराम से कह सकता हूँ। उन्होंने कहा कि नवीन जय हिंद का पेशाब भी नहीं है। अब सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी, आपको मैं बताऊं, वो मजे ले रहे हैं इनके। वहाँ को इसको लेकर कोई चिंता नहीं है बीजेपी की लीडरशिप में, क्योंकि दोनों लोग कहाँ से आते हैं आप ये देखिए। अरविंद शर्मा कहाँ से आ रहे हैं? वो भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से कोई लेना देना नहीं उनका, ना ही गौतम साहब का कोई लेना देना। दोनों राजनीतिक मजबूरियों के चलते भारतीय जनता पार्टी में उनकी सत्ता लाने में उनकी भूमिका रही है।
और भाजपा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भाजपा की लीडरशिप है अंदर ही अंदर वो खुश हो रहे हैं इन चीज़ों को लेकर। ऐसा नहीं है कि उनके अंदर जो मूल संघी लोग हैं या भाजपाई लोग हैं वो बड़े कोई चरित्रवान होते हैं, लेकिन इस लड़ाई को सामने ला के वो अपने आप को बहुत सारी चीज़ें छुपा लेंगे अब कि जो उनके अंदर चल रही हैं। असल बात क्या है कि व्यक्ति का चाल चरित्र चेहरे की पहचान सत्ता में होती है, संघर्ष में नहीं होती वो चीज़ें। भारतीय जनता पार्टी अब नई एक पावर पार्टी बनी है और किसी भी प्रदेश में चले जाओ सत्ता में या केंद्र के स्तर पे देख ली किस तरह से लगातार छवि धूमिल हो रही है। और भाजपा का जो बुनियादी चरित्र है, जो चेहरा है, वो पूरी तरह से बदलता जा रहा है। कभी ये पार्टी लोक लाज में विश्वास करती थी, अब नहीं करती। अब तो खुला खेल फर्रुखाबादी है, पूरी नंगई और पूरी बेशर्मी से ये लोग सत्ता के और धाकड़ नेता इसमें आ रहे हैं। हाँ, धाकड़ नेता आ रहे हैं और एन प्रकारेण सत्ता में बना रहना ही इनका एकमात्र लक्ष्य है। और जब लक्ष्य ही हो कि हमने किसी भी हालत में एक तो पावर हासिल करनी है और हासिल करने के बाद उसको कहीं जाने नहीं देना, तो उसमें आपको कई तरह के समझौते करने होते हैं, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं। वो खेल हरियाणा में चल रहा है। अब यह है कि भाषाई पतन की पराकाष्ठा है जो चीज़ें हो रही हैं। डॉक्टर अरविंद शर्मा कोई अनपढ़ आदमी नहीं है। विधानसभा एक ऐसी जगह है जहाँ आदमी को बहुत संयत भाषा का प्रयोग करना चाहिए, शालीनता होनी चाहिए। अगर एक पढ़ा लिखा मतलब डेंटल सर्जन है, मास्टर्स की डिग्री ली हुई है और एक अच्छा पार्लियामेंटेरियन है लंबे वर्षों से, और इस तरह की भाषा वहाँ बोलेगा तो उस पर सवाल तो उठेंगे। तो सीज फायर हो गया था कुछ देर के लिए, लेकिन जैसे ही अब मौका मिला तो उन्होंने पलटवार किया पूरी तरीके से। इसके सारे केंद्र में है ब्राह्मणों का नेतृत्व पाने की चाह। उसमें क्या नेतृत्व है? पूरा ब्राह्मण समुदाय अपवाद स्वरूप छोड़ दे तो बीजेपी के साथ दिक्कत यह है कि ब्राह्मण समुदाय हरियाणा का इस समय सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब्ड कम्युनिटी है। क्यों सर, ऐसा क्या? उसकी वजह है कि देखिए, ब्राह्मणों का एक छत्र राज रहा है भारतवर्ष में, जैसे तो अब भी है, जैसे ना अब नहीं है, जैसे मुगलों का रहा है, जैसे ब्रिटिशर्स का रहा है, वैसे ही रहा है। आज़ादी के बाद 14 से 15 मुख्यमंत्री, और उस समय प्रांत इतने ही होते थे लगभग, वो ब्राह्मण समुदाय से आते थे। कितने बड़े प्रांत हों, कहीं गोविंद वल्लभ पंत हैं, कहीं एस.के. सिन्हा हैं, हर प्रांत में ब्राह्मण ही ब्राह्मण थे। और धीरे धीरे जैसे राजनीति करवट बदलती चली गई और अन्य जातियों के चीफ मिनिस्टर बनने शुरू हो गए, तो एक इनमें ऐसी भावना आने लगी कि अब हम कहीं आइसोलेट किए जा रहे हैं। वो होना ही था, वो उनकी नियति थी होना। हरियाणा में पंडित भगवत दयाल शर्मा थे, और जैसे ही उनकी सत्ता छीनी गई, पंडित भगवत दयाल शर्मा से सत्ता छीनी है ना बाकायदा, उसको आउट किया गया, तो एक दर्द अंदर है। वो दर्द तो है, लेकिन उसका समाधान नहीं है किसी के पास में, क्योंकि अब सारी चीज़ें होती हैं न्यूमेरिकल्स पे। आपकी जो है जनगणना में आपकी स्थिति क्या है, ब्राह्मण समुदाय की संख्या बहुत कम है, और जो बाकी कम्युनिटीज हैं जो उसको अपना नेता मानती थी, उन्होंने नेता मानना छोड़ दिया कतई। तो अब छोटे छोटे लीडर हैं जो कम्युनिटी के लीडर बनना चाहते हैं। अरविंद शर्मा के अंदर ये चाह जगी है कि अगर तू ब्राह्मणों में तुम्हारी स्वीकार्यता हो जाए, तो हो सकता है भविष्य में कभी ऐसी कोई स्थिति आए कि ब्राह्मण चीफ मिनिस्टर बनाना अनिवार्य हो जाए हाईकमान को, तो उनका जिक्र हो जाए। अरविंद शर्मा अपनी पूरी पारी राजनीति की खेल चुके हैं। मेंबर पार्लियामेंट रह लिए, सोनीपत से निर्दलीय सांसद बनकर रिकॉर्ड भी बना लिया, अब मंत्री भी हैं। अब उनकी असली लड़ाई तो चीफ मिनिस्टर की है। होंगे या नहीं होंगे वो अलग बात है, बट उनकी तैयारी यही है। सुनने में आ रहा था कि उनकी तो कैबिनेट की कुर्सी भी खतरे में। ये तो सारी चीज़ें चलती रहती हैं, राजनीति में कुछ नहीं पता चलता कब क्या हो जाए। हो सकता है केंद्र की भारतीय जनता पार्टी में ऐसी स्थिति हो जाए कि ब्राह्मण चीफ मिनिस्टर बनाना पड़ जाए। अब ये किसी ने कल्पना की थी कि पंजाबी समुदाय का व्यक्ति चीफ मिनिस्टर बनेगा हरियाणा में, बना ना। ये भी कल्पना से परे था कि नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री होंगे ओबीसी के। तो राजनीतिक परिस्थितियां बदलते बदलते कब क्या मजबूरी खड़ी हो जाए, तो उसके लिए तैयारी रखनी पड़ती है। तो पहले आपको अपनी कम्युनिटी का लीडर बनना होगा। तो दादा गौतम तो ऐसे भी, रामकुमार गौतम जी तो कोई प्रयास नहीं कर रहे। तो यूज हो रहा है ना, वो तो पोलराइजिंग फोर्स है। अब किससे लड़े? अब किसी और समुदाय से तो आप लड़ोगे नहीं। तो ब्राह्मणों में ही अपनी अगर लीडरशिप आपने चमका, उनको पता है कि ये गौतम साहब के पास ज़्यादा लंबा समय है नहीं, जीवन के अंतिम प्रहर में वो चल रहे हैं, लेकिन वो उनमें एक पोटेंशियल है विवाद पैदा करने का, और उसका फ़ायदा ही उठाएंगे। आप ये देखिए ना कि जो लोग कल तक नवीन जयंत के साथ खड़े थे, इनके सम्मेलनों की तारीफ कर रहे थे, पैरावर की ज़मीन दिलाने का श्रेय उनको दे रहे थे, आज कहाँ है रामविलास शर्मा? अरविंद के साथ हैं। मोहनलाल बडोली कहाँ है? वहाँ पे हैं।
तो जितने भी ब्राह्मण नेता पहले रहे हैं वो सारे के सारे सबने अरविंद शर्मा को अपना नेता मान लिया। तो ये ब्राह्मणों के वर्चस्व का आपस में ही एक संघर्ष चल रहा है पूरी तरीके से, और राम कुमार गौतम को मोहरा बनाया जाएगा। उनके इर्द गिर्द सारी चीज़ें घुमाते रहेंगे। नवीन जयंत से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो ये ब्राह्मण राजनीति के अपने अंतर विरोध हैं जो इस स्थिति में आ गए हैं कि ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। और अरविंद शर्मा चूँकि बहुत चालाक नेता, वो समझदार नेता, वो ऐसे नहीं है, और वो अपनी चाल जो है बड़े ढंग से चल रहे हैं सारी की सारी। पूरे प्रदेश में ये मैसेज जा रहा है। देखिए 2 समानांतर सम्मेलन हो रहे हैं, कल शायद नवीन जयंत करेंगे और 30 को वो करेंगे। 30 वाला सरकारी है, ये गैर सरकारी है। अब आप ये नहीं कह सकते गारंटी से कि हो सकता है 25 वाले सम्मेलन को भी सरकार में बैठे कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हों, ये भी हो सकता है, जो अरविंद शर्मा का उत्थान नहीं चाहते। तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो 2 पहलवान लड़ रहे हैं ना, इनके पीछे कोई और कॉजेज भी हैं, कुछ और फोर्सेस भी हैं, और बीजेपी का जो असल मूल नेतृत्व है वो इसके आनंद ले रहा है इस समय, पूरे मजे ले रहा है। जहाँ तक बात करें कि हम उनकी भाषा तो वो तो भाषा से तो ऊपर उठ गई। लेकिन इसमें एक चीज़ ये आती है सर कि नायब सैनी जी मुख्यमंत्री हैं, मोहनलाल कौशिक जी प्रदेश अध्यक्ष हैं इनके, तो क्या वो ऐसी कोई गाइडलाइन इनको जारी नहीं कर सकते क्या कि आप लोग यार थोड़ा ठीक रहिए, या फिर उनकी कोई मानता नहीं? उनकी हैसियत नहीं है, औकात नहीं है। जो आपने अपने प्रारंभिक वक्तव्य में कहा था ना कि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, उनका नियंत्रण कहीं भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जो अब ताज़ा संस्कृति है उसमें यह कि आपको कैबिनेट में बड़ा पद दे दिया, सारी चीज़ें दे दिया, लेकिन आपको शक्ति विहीन कर दिया जाता है। आप कोई निर्णायक स्थिति में नहीं रहेंगे। निर्णायक स्थिति में ना राजनाथ सिंह है ना कोई और है जो बड़े बड़े ऊपर बैठे हैं, और वहाँ रहते हुए मनोहर लाल खट्टर भी नहीं है। तो ये क्या है कि पद तो दे दिया, लेकिन ये बहम नहीं पालने देते कि आप बहुत पावरफुल हो। शुरू में नायब सिंह सैनी के हमने भी कई वीडियो बनाई, हमने सोचा कि ये भविष्य के बंसीलाल निकलेंगे और इनके पास एक मौका है, लेकिन वो मौका बीजेपी किसी को नहीं देती। अच्छा, कांग्रेस में बंसीलाल नेता नहीं बनने देते? ना, नेता नहीं बनने देंगे, सिर्फ यूज किया जाएगा उनको। नेता तो किसी को नहीं बनने देंगे, उनकी तो संस्कृति है, कल्चर है ये। और जो नेता मान लीजिए जैसे योगी जी बने उत्तर प्रदेश में, तो उनको क्या मोदी जी बर्दाश्त कर पा रहे हैं? और जब जब ये बाहर मतलब बात आती है पूरे समाज से उठ के कि मोदी के बाद योगी, तो सबसे ज़्यादा चिंता और घबराहट अगर किसी को होती है तो नरेंद्र मोदी को होती है। घबराहट तो दिखाते नहीं, अमित शाह को भी होती है, उनकी रगों में तो गर्म सिंदूर। उन्होंने कहा कि मोदी का दिमाग ठंडा रहता है और नसों में जो है गर्म सिंदूर है। ये भी बड़ी अजीब बात है कि वो जो लहू है वो तो दिमाग को भी सप्लाई करता है सारी की सारी। लेकिन ठीक है भाई, बोलना है कुछ ना कुछ तो बोलना है। लेकिन ये तो सत्य है सर कि जब भी प्रधानमंत्री मोदी जी का विकल्प अगर कोई देखा जाएगा इस देश में, आरएसएस सोचे या बीजेपी सोचे, तो योगी के अलावा दिखाई कौन देता है? ये जनता को नहीं दिखाई दे रहा ना, कि वो जो 20-30 करोड़ पागल इकट्ठे कर रखे हैं उन्मादी लोग, उन्हें नहीं दिखाई दे रहा। उन्हें ये देखना कि भाई अगर सांप की वैरायटी चेक करनी है, अगर कोई ऐसा सांप है जिसमें जहर ही नहीं, तो उसका क्या सांप होना, उसे गले में टांग कर घूमते रहो। लेकिन अगर लोगों को आदत पड़ गई एक जहरीले सांप से खेलने की, तो अगली बार वो ये चाहते हैं कि इससे भी एक जहरीला कोई सांप हो तो काम चलेगा। तो उस नज़रिए से आपको पता है क्या स्थिति है कि मोदी जी तो फिर भी थोड़े से प्रधानमंत्री के होने के नाते सभ्य भाषा का इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसी भी है, असभ्य होते हुए भी रिलेटिवली सभ्य है। और उनका तो साफ ही है, उनका तो अतीत बताता, उन्होंने तो ऐसे ऐसे भाषण दे रखे हैं वहाँ हिंदू युवा वाहिनी का जब वो नेतृत्व कर रहे थे कि कब्र में से निकाल के ये कर देंगे, पूरी तरह से एंटी मुस्लिम है। अब उनका कैरेक्टर देखिए कि कोई संत आदमी और गोरखनाथ पीठ चला रहा है जो असल में बहुत समाज के दबे कुचले लोगों की पीठ थी, और वो कहते हैं कि मुझे अपने राजपूत होने पर, क्षत्रिय होने पर गर्व है। तो ये तो ना तो संत का स्वभाव है ये, और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं खुलेआम, ना वो संत से कोई लेन देन है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो नरेंद्र मोदी की जो फौज है बनाई इन्होंने है, लेकिन वो अपनी सारी संभावनाएं योगी जी में देख रहे हैं। योगी जी, इसलिए ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जी के बाद योगी जी है ना, तो नहीं तो मोदी जी का तो कोई विकल्प हो ही नहीं सकता। तो इनके अब आरएसएस भी ये नहीं चाहता था कि कोई ताकतवर बने, लेकिन मोदी जी अपने पराक्रम से संघ की सारी परिधि लांग के आगे और ताकतवर बन गए। और ऐसा भी नहीं कि बीजेपी में केवल इस तरह के अनुशासनात्मक या इस तरह के लोग हरियाणा में ही हैं, अब देश भर से ऐसी खबरें मिल रही हैं, सब जगह हैं।
सब जगह। राजस्थान में एक विधायकी गई है, उन्होंने एसडीएम को थप्पड़ मारा था। मध्य प्रदेश के एक नेता का वीडियो वायरल है। बहुत मतलब इनके ऐसा कोई समय नहीं जाता जब कोई बीजेपी का नेता किसी गलत काम में इन्वॉल्व दिखाई ना दे या उसके ऊपर सवाल ना उठे। देखिए, भाजपा की जो विचार की वो मूल मंत्र है ना, उस विचार में शामिल है कि हमने व्यक्तियों स्थितियों का अपने हित में, अपनी बढ़ोतरी में इस्तेमाल करना है। उनके यहाँ कोई चक्कर नहीं है कि कोई व्यक्ति उससे महान बनता हो, उसके वो पंख काट देंगे उस समय भी। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे अटल जी प्रधानमंत्री बने थे, उनका भी एक व्यक्तित्व बन गया था, तो वहाँ भी उनको प्रॉब्लम आ रही थी। ऐसे ही नरेंद्र मोदी ने भी जैसे भी बनाया, अपना एक पर्सनैलिटी बना ली। और संघ में इस बात को लेकर चिंता, वो सोचते हैं भविष्य में कोई ऐसी स्थिति ना हो कि कोई व्यक्ति संगठन से बड़ा बन जाए। वो तो है ही, बड़े तो हैं ही मोदी जी अभी, है ना। संगठन क्या है उनकी? चिंता तो उन्हें है, इस देश के लोगों को इतनी चिंता नहीं। हालांकि मोदी जी अभी गए थे आरएसएस मुख्यालय, गए थे, वो सब लोग दिखावा है। ना भी जाते तो मोहन भागवत क्या कर लेते हैं। मोहन भागवत जी ने इशारों में कई बार ऐसी चीज़ें कही हैं। ये उन्हीं के बयान है कि व्यक्ति को अपने आप को भगवान नहीं मानना चाहिए वगैरह। वो इन्हें तो कह रहे थे, और किसे कह रहे थे वो, हैं? और इनका वो जब चाहे नुकसान भी कर देते। लेकिन नरेंद्र मोदी का कद इतना बड़ा हो गया है भाजपा परिवार में कि अब संघ चाह के भी उनसे कुछ नहीं मुक्ति पाने की स्थिति में नहीं है। तो संघ को भी चिंता है कि भविष्य में, जो संगठन तो सैकड़ों साल रहते हैं, सदियों तक रहते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति पैदा ना हो जाए जो पूरी की पूरी विचारधारा को अपनी जेब में रख ले। उनकी तो कल्ट है, वहाँ तो व्यक्ति महत्वपूर्ण है ही नहीं, लेकिन यहाँ तो सारे व्यक्ति ही व्यक्ति महत्वपूर्ण है। तो संघ में मोदी जी के प्रभाव को लेके चिंताएं भी हैं। और मुद्दे इतने दे रही हैं, कांग्रेस में दम नहीं है उठाने का। आप ये देखिए ना जी, कांग्रेस से निकल कर जो लोग भाजपा में गए वो इतने तो खुश हैं कि चलो वहाँ जाके मंत्री बन गए। जैसे अपने हरियाणा में इंद्रजीत बन गए हैं, और धर्मवीर अपनी, ठीक है, रेलिवेंस कुछ बनी हुई है। मतलब सांसद, विधायक या मंत्री बन जाते हैं वो, लेकिन बस बन ही जाते हैं। लेकिन क्या किसी की हालत है? स्थिति है कि अगर अन्य दलों से भाजपा में गए हुए सांसद और मंत्री, उनको कोई काम कराना है और वो मुख्यमंत्री के पास अपनी फाइल भेजते हैं, तो उससे पहले भी उसका वो अवलोकन हो जाता है किसी स्तर पे, और अल्टीमेट डिसीजन दिल्ली से लिया जाएगा। अच्छा, तो ये इसलिए खुश हैं कि चलो ठीक है यार, मैंने घोड़ा गाड़ी मिल रही है, अपना काम चल रहा है। कांग्रेस तो लंबे टाइम से के लिए गई। अब तो लोग मानते भी नहीं कांग्रेस की कोई रिवाइवल हो। ये किसी एक चपरासी का ट्रांसफर नहीं कराने की हिम्मत नहीं इनकी। यहाँ संघ की तो सारी भाजपा की शक्ति जो है वो स्वयं सेवकों में, और हर शहर में 2-4 लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे आरएसएस के जो 50-60 साल से जुड़े हैं, वो लोगों के काम करा देते हैं। अच्छा, वो हर जगह मिलेंगे, अपने रोहतक में भी और सब जगह भी मिलेंगे। वो कैसे करा लेते हैं कि उनका एक सिस्टम है काम कराने का, वो किसी और को कहेंगे। वो व्यक्ति महत्वपूर्ण है, और उस महत्वपूर्ण व्यक्तियों में ये जो गैर भाजपाई है ना, इनकी कोई जगह नहीं। इनको भी वहाँ रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। अच्छा, उनका मतलब एक पैरेलल नेटवर्क है। हाँ, गैर भाजपाई सांसद और मंत्री उनके पैरों को हाथ लगाते हैं जाके आरएसएस के लोगों को। ऐसी व्यासपीठ भारी पड़ी है चारों तरफ, और वो उनमें अपना भविष्य देखते हैं। संगठन मंत्री इतना भारी होता है, मैंने अपनी आंखों से एक दृश्य देखा है कि एक बड़े पावरफुल मंत्री थे यहाँ रोहतक में ही, माधव कुंज में या केशव कुंज कौन सा है, वो घंटों इंतजार करते रहे उनकी। संगठन मंत्री ने उनको भाव नहीं दिया। ऐसी स्थिति भी आ जाती है। और अरबपति मंत्री थे, पता नहीं क्यों जलील और अपमानित होते हैं लोगों से। और जब मैंने उनसे बाद में पूछा जी मंत्री हैं, इनका तो सम्मान बोलो होंगे, तो वहाँ संगठन मंत्री ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि अब अभी जो ताज़ा स्थित बयान आ रहे हैं वो ये है कि संघ ने ये निर्णय किया कि संगठन मंत्रियों को वापस आरएसएस में लाया जाए। ये तो जाएंगे नहीं, इनके तो खून मुंह लगा हुआ है जी। इनका खून, आप ये देखिए चीफ मिनिस्टर के जो कुर्ते का कपड़ा है उससे महंगा कपड़ा तो ये पहनते हैं संगठन मंत्री। इनके चश्मे के फ्रेम देखिए आप जो खान मार्केट से चश्मा बनवाते हो ना, चश्मे इनके भी वही बनते हैं। और क्या स्टाइल है आज का संगठन मंत्री को, पूछो ना। पहले थे कुछ साल पहले यहाँ संगठन ये तो दूसरों के घर रोटी खाया करते जी। हाँ, वो था एक दौर, अब नहीं। अब तो भाई साहब, मैंने एक ऐसे संगठन मंत्री के यहाँ जो चर्चा रही है कि दीपावली के बाद में कई गाड़ियाँ भर के मिठाइयाँ उनके सामान भिजवाया गया था उनके जो मूल प्रदेश है वहाँ पे, उत्तराखंड में। हाँ, अब जो भी है। और एक आए थे, उनका नाम ही दाम प्यारे हो गया था,
दाम प्यारे। हाँ, थे तो वो राम के प्यारे, लेकिन उनको दाम प्यारे कह दिया गया था। तो ये जो बहुत सरल सादगी संपन्न व्यक्ति लगते हैं ना, जो चारपाई पे सोते हैं, सुराही में रखा हुआ पानी पीते हैं, है ना, फ्रिज की चीज़ें नहीं खाते, और ये महा चटोरे और अजीब किस्म के लोग होते हैं ये सारे के सारे। ये सब दिखावा है, और शक्ति बहुत होती है इनके पास में। असली पावर सेंटर हाँ, ये है। और ये जो अशोक रोड पे जो भाजपा का दफ्तर था, मैंने वहाँ देखे छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं, वहाँ पड़े होते हैं ये। इनको और आदमी प्रथम दृष्टया ये देखेगा, अरे ये कौन है, इसके पीछे क्या है, लेकिन ताकत वही है, सारी ताकत वही है। अब ताकत जो है मोदी जी चाह रहे हैं जितनी भी यूनिवर्सिटी है ना, ये दिल्ली में कोई आदमी बैठता है, हाँ, ये उसके नाम के पीछे बड़े सम्मान के साथ माननीय जी लगा हाँ, के, वो सारा वही देखता है, कौन वीसी लगना है, कौन क्या होना है किस यूनिवर्सिटी में, वो सारे काम वही से होते हैं। विभाग बटे हुए हैं, विभाग बटे हुए हैं। आप ये देखिए, जो अभी विवादों में रही अशोका यूनिवर्सिटी, जहाँ से वो महमूदाबाद निकले थे, वहीं से हमारी सरकार के सुशासन सहयोगी निकलते हैं भाजपा के। अच्छा, वहाँ से अशोका से वो है ट्रेनिंग सेंटर है वो? नहीं, ट्रेनिंग सेंटर नहीं है उसका, वो हो रहा है, एक डील हो रही है दोनों में। अच्छा। अनुबंध है। अच्छा, कि अशोका यूनिवर्सिटी सुशासन सहयोगी प्रोवाइड कराएगा। ओके। आपको, आप किसी भी वरिष्ठ पत्रकार से पूछ लो कि सुशासन सहयोगी हर जिले में है, लेकिन उसे जानता कोई नहीं, कोई नहीं पता, देखा भी नहीं जी वो कभी। है, उसे डिप्टी कमिश्नर जानता है। अच्छा अच्छा। वहाँ से आदेश भी आते हैं, उसको दिखाया ऐसे दिया है कि वो सिस्टम को जानने की कोशिश कर कोई रहा है। सामने तो कभी नहीं दिखता, कभी नहीं आएंगे। वो वहाँ से सूचनाएं लेते हैं, वो कहीं और ट्रांसफ़र कर देते हैं, वो कहीं और ट्रांसफ़र कर देते हैं। अच्छा, असल लोग वो हैं। और हर, मेरी सूचना ये है कि हर केंद्रीय मंत्री के दफ्तर में 1 या 2 लोग वो एडजस्ट हैं, उसको पता है मंत्री को ये है, तो ना तो वो उसको कुछ करने दे रहे इधर उधर, ठीक है, और उसको भी पता है कुछ करूँगा तो ऐसी तैसी हो जाएगी। तो ये तो बिल्कुल जैसे बहुत ही, मतलब जर्मनी या उसमें होता होगा ना, कहीं ऐसे देश में जहाँ रूस है, चाइना में, जहाँ लोकतंत्र नहीं है, उस तरीके से काम होते हैं सारे के सारे, काम सारे होते हैं। लेकिन पर्दे में जनता को मैं बिल्कुल एश्योर करना चाहता हूँ, ये अपने दिमाग से निकाल दें कि सरकार में काम नहीं होते, भाजपा की सरकार में गलत, वो सही रास्ता सब होता है, रास्ता नहीं पता होता। उस तक आम आदमी की पहुंच नहीं होते ना, कांग्रेसियों के तो कुर्ते पकड़ लेते बड़ी थे। मजबूत लाइन है एक शायरी की, मैं बता रहा हूँ कि रास्ता कहाँ नहीं होता, सिर्फ पता नहीं होता रास्ते। बीजेपी के नेता तो खुल के कहते हैं कि हमारे पास लोग आते क्यों नहीं। हाँ। लोग, हम किसी का कोई काम ही नहीं करवा सकते तो लोग हमारे पास आते नहीं। हाँ, तो उन्होंने जिसका काम करना वो हो जाएगा। अब देखिए ना, सूचना आयोग के 5-6 लोग अपॉइंट हुए हैं, देख लो आप लिस्ट को खंगाल के कि उनका क्या कंट्रीब्यूशन है प्रदेश में, क्या है, ये जो और भी आएंगे सारे सब ऊपर से फाइनल होते हैं। अब तो हरियाणा से भी नहीं होते, कहीं और से होते हैं, कहीं से भी हो सकते हैं वो, जहाँ जहाँ भी मतलब आतिथ्य मिला है अच्छा, अगर किसी परिवार में, किसी और प्रदेश में, और वहाँ उनको लग रहा है कि ये बच्चा बहुत प्रतिभाशाली है और मंत्रों के जरिए युद्ध जीतने की क्षमता इसके अंदर है ना, तो ले आएंगे उसको उठा के। तो ये जो कलह हरियाणा में अभी है, चल रही है, कि इसका समाधान क्या है बीजेपी के पास? बीजेपी, मैं कह रहा हूँ, उन्हें वो चाह ही नहीं रही इसका समाधान हो, लड़ते रहो, वो तो एंजॉय कर रहे हैं बढ़िया, क्योंकि वोट तो वैसे भी जाति के नाम पे मिल ही जाना है। हाँ, है ना, काम की जरूरत क्या है, कुछ काम वाम का कोई लेना देना नहीं है। मेरे तो बहुत सीनियर लीडर से कई बार मेरी बात होती है, वो ये कहते हैं काम पे वोट मिलता ही नहीं। अभी किसी ने फेसबुक पे डाल रखा था, भवानीखेड़ा से थे वो साथी और बहुत एक्टिवली बीजेपी में पार्टिसिपेट करते हैं, वो कह रहे हैं कि भवानीखेड़ा में पीने के पानी की भारी किल्लत है। मैंने वहाँ पे कहा कि भाई ट्रिपल इंजन की सरकार है, आप क्या पीने के पानी के बाद नहर निकाल देंगे हम आपके यहाँ से। तो वो फोन आया, भाई सर क्यों मुझे ले रहे हो, सच में पीने का पानी नहीं है हमारे यहाँ। मैंने कहा ट्रिपल इंजन की सरकार, ये हाल भिवानी में है सर, मतलब ये तो पंजाब ने पानी देने से मना कर दिया, अगर वो इनको पानी देता भी रहता तब भी इनकी पोल खुल जाती थी। हरियाणा के 8 जिलों में भयंकर संकट है पेयजल का जी। इंजन वाकई 3 है, लेकिन तीनों इंजन जिस एनर्जी से चलते हैं वो कहीं और है। इन इंजनों को भी नहीं पता कि कहाँ से आती है। एक और चौथा इंजन भी है, कहीं 5वां भी है, जिससे चलता है, जिस पेट्रोल से, जिस डीजल से। लेकिन काम के तो 3 है सर, ये बेकार हो गए तो। ये सब देखने के हैं। आपने रोहतक में नहीं देखा तीसरे इंजन में अभी जो जूतम पैजार हो रही थी जम के और मेयर को बेचारे को स्पष्टीकरण देना सड़क पे आ गए, तो बाकी 2 इंजन ने क्या काम करा उस बीच में, कुछ करा? तो वही है कि कांग्रेस के अंदर जो कुछ जितने
जो चीज़ें होती हैं वो खुलेआम सड़क पे होती हैं, इनके यहाँ बहुत अनुशासित ढंग से। लेकिन अब तो इनकी भी सड़क पे आ रही हैं। आएंगी, धीरे धीरे आएंगी सारी। अब तो ये कौन सा कम है जी? ये तो सड़क पे धाकड़ बन गए। अब सड़क, ये तो हाईवे पे धाकड़ बने हुए भाई। इनके यहाँ कोई शर्म लिहाज नहीं है। ये तो ऐसे ही चलेगा। तो दर्शक, आप क्या कहेंगे दोस्तों, इन दो नेताओं की जो सीज फायर है, ये परमानेंट शांति विराम में कैसे बदले? आप ही इनको सुझाव दे दो, आप ही बता सकते हैं कि इस समस्या का क्या समाधान है। क्योंकि अगर दो नेता इस तरीके से एक दूसरे के बारे में बातें कहेंगे, और वो भी उम्र दराज नेता, तो हमारी जो लोग हैं, पीढ़ियां हैं, वो क्या सीखेंगी इससे? देखो, हरियाणा भाजपा का ट्रम्प अगर चाहे दिल्ली में बैठा तो इन दोनों को ठीक कर सकता है। हाँ, तो हरियाणा भाजपा के जो ट्रम्प हैं उनको इसको ठीक करना चाहिए। बाकी ट्रिपल इंजन की सरकार है दोस्तों, ये ट्रिपल इंजन पूरी गति से दौड़ रहा है। इसमें अगर आप चढ़ सकते हो तो चढ़ जाइए, और नहीं तो इस घिसटते रहिए। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।